हाथ पकड़ के डॉक्टर निकाल दिया। शायद इसके बाद भी आपका कलेजा न फटे तो क्या कहा सकते। पुलिस ने कहा कोई चोट थी ही नहीं, पुलिस ने कहा उसने नींद की गोली खा ली थी। तो 3 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड झूठ बोल रहा है या बिहार का पुलिस, पटना पुलिस का तंत्र झूठ बोल रहा है? हॉस्टल वाली मैडम आई, हिम्मत है बेटा, गलत तुमको सब हुआ है बेटा। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरा पटना पुलिस दंगी हो गई है। जो पुलिस को भड़काने की कोशिश कर रहा था, जो हत्या के एक मामले को, जो एक दुष्कर्म के एक मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, अनपढ़ है, बाकी दिल बेचनी नहीं है सर। कौन था वो आदमी हॉस्टल संचालक जिसने इस तरीके से मैनेज कर दिया था कि पटना पुलिस का एक सदर डीपीओ से लेकर पटना पुलिस का एसएसपी एक ही भाषा बोल रहा था, जो भाषा गैर कानूनी। आपको बात नमस्कार, मैं कुमार प्रबोध और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। एक बार फिर से हम बिहार पुलिस की, पटना पुलिस के उस कारनामे को आपके सामने परत दर परत खोलने जा रहे हैं, जिसकी कल्पना करके, जिसको सोचकर हमारा सर शर्म से झुक जाता है। इस वीडियो को करने से पहले, इस वीडियो को आप तक पहुंचाने से पहले, सबसे पहला सवाल हम बिहार पुलिस में बैठे लोगों से, पटना पुलिस के अधिकारियों से पूछना चाहेंगे, क्या उनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं? क्या उनके घर की बेटियों के साथ इस छात्रा जो एनआईटी हम, जिसका प्रतीकात्मक तस्वीर हमने जिसकी लगा रखी है, नीट की तैयारी कर रही छात्रा की तरह उनके घर की बेटियों का हश्र नहीं हो सकता है? क्या अगर उनके घर के किसी सदस्य के साथ इस तरह का वाकया हुआ रहता तो क्या जिस तरीके से इस घटना को लगातार दबाने की कोशिश की गई, वैसे ही कोशिश की जाती? आपका कलेजा नहीं फटता है? आप में इंसानियत नहीं बची है? हम आज एक एक करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से पुलिस की पूरी कलई खुल चुकी है, पटना पुलिस की किस तरीके के सुशासन की धज्जियां उड़ चुकी है, किस तरीके से उन दावों की धज्जियां उड़ चुकी है जिसमें बिहार पुलिस के, बिहार सरकार में के जो आला लोग हैं, जिन्होंने यह कहा था कि हमारी बहन बेटियों की कोई आंख उठाएगा तो उसकी आंख निकाल ली जाएगी। पटना में नीट छात्रा की हत्या, माफ करें हत्या ही, अब तो आप हत्या कह सकते हैं क्योंकि जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गया है। नीट छात्रा की, नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत के 5 दिन बाद, 6 दिन बाद आप कह सकते हैं, पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आई है, उससे पूरा पटना पुलिस के पूरे सिस्टम, पूरे गलत बयानी, पूरे काले कारनामों की कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। एक एक करके हम आपको समझाएंगे कि पुलिस किस कारनामे में लगी थी। हम आपको बताएंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कैसे पुलिस के दावों की धज्जियां उड़ गई। हम आपको बताएंगे कि पटना पुलिस में बैठे आला अधिकारी, बड़े अधिकारी, आईपीएस अधिकारी किस तरीके से गलत बयानी कर रहे थे। और यह मामला उजागर तब हुआ, देखिए आप समझिए, यह मामला आज इस मुकाम तक इसलिए पहुंचा है कि हम सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जिस लड़की की मौत हुई थी, उसके परिवार के जुड़े लोग जो है वो सक्रिय हुए। जिस जगह की लड़की वो रहने वाली थी, उस जगह के बहुत सारे लोग, उसके आसपास के बहुत सारे लोग पटना के हॉस्टल्स में रहते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, और उन्होंने आंदोलन किया, उन पर एफआईआर कर दिया गया। इस लड़की के मौत के जिम्मेवार लोगों पर एफआईआर नहीं किया गया। इस लड़की के मौत के जिम्मेवार लोग आराम से घूमते रहे, सबूत मिटाते रहे, पैसे का लालच देते रहे, उनके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आंदोलन जो कर रहे थे उस पर पुलिस ने कार्रवाई कर दी, पुलिस ने एफआईआर कर दिया, और पटना एसएसपी ने सीना ठोक कर बोला कि हमने आंदोलन करने वालों पर एफआईआर कर दिए। शायद मकसद यह था कि कोई आवाज न उठा पाए, क्योंकि आपकी कलई परत दर परत खुल गई है। एक एक परत हम खोलेंगे आज लड़की के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बहाने। हम बताएंगे कि पटना के एसडीपीओ पद पर तैनात ये जो आईपीएस अधिकारी हैं, अभिनव इनका नाम है, इनके पास सामान्य न्याय शास्त्र की कोई जानकारी नहीं है, या जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर ये अनभिज्ञ बन गए। हम इनको बताएंगे कि सीआरपीसी जो पहले हुआ करता था, जो अब बिहार नागरिक सुरक्षा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है, 2023 में नया भारत सरकार ने कानून लागू किया है कि किस तरीके से पुलिस को एक्ट करना चाहिए, किस तरीके से पुलिस को जांच करना चाहिए, उसकी चवन्नी भर की जानकारी नहीं थी। और ऐसे व्यक्ति को पटना के सदर का डीएसपी बनाकर, एसडीपीओ बनाकर रखा गया सरकार द्वारा। हम आपको बताएंगे कि पटना पुलिस के एसएसपी जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, या फिर उनके ऊपर दबाव था, या उनके पास जानकारी नहीं थी सीआरपीसी की, या अब जो नया कानून बना है सीआरपीसी को हटाकर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उनकी जानकारी नहीं थी। एक प्राइवेट डॉक्टर के बयान पर, जिस डॉक्टर के बारे में नए खुलासे हम आज करने जा रहे हैं, उसके बयान पर इस तरीके से लोगों को बरगला रहे थे। एक छात्रा के साथ जबरदस्ती बलात्कार और उसके मर्डर के, आप कह सकते हैं मर्डर के मामले में
मर्डर अभी प्रूफ होना बाकी है, लेकिन मर्डर जैसा ही मामला है, उसके मामले में इस तरह की गलत बयानी कर रहे थे। आखिर किस दबाव में थे ये, या इनके पास जानकारी नहीं थी? तमाम सवाल हमारे सामने है और एक एक करके हम परत दर परत इस मामले को खोलने जा रहे हैं। हम इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, हम इसमें FIR दिखाने जा रहे हैं, हम कानूनी प्रक्रिया को आपके सामने रखने जा रहे हैं, हम पीड़िता के परिवार के घर के सदस्यों की जुबानी आपको कहानी बताने जा रहे हैं, पुलिस ने क्या किया। और शर्म से आपका न झुक जाए तो फिर आप कहिएगा आपको ले आके आप किस राज्य में रह रहे हैं, जिस राज्य की राजधानी में एक 17 साल की लड़की के साथ किस तरीके का सलूक किया गया, किस तरीके से उसकी मौत हुई, उसके परिजनों के साथ कैसा व्यवहार किया गया। शायद कोई दूसरी संवेदनशील सरकार रहती तो ये पटना पुलिस के तमाम आला अधिकारियों की छुट्टी कर दी जाती, लेकिन हम ऐसे राज्य में जी रहे हैं जहां पुलिस वालों को सब कुछ माफ है। शायद अगर वो लड़की किसी गरीब कमजोर परिवार की होती, गरीब परिवार की होती ही और बेहद कमजोर परिवार की होती, तो ये हम भी इस कहने लायक नहीं होते कि इस तरीके से ऐसा हुआ। मामला कब का दफा दफा हो गया होता। नीट छात्रा का मामला छाया है, पहले से 5 दिनों से चर्चा में है, आंदोलन हुआ है, उस पर आंदोलन करने वालों पर पुलिस FIR हुई है। पुलिस बार बार ये कहते हुए पटना के सीनियर SP कि हमको प्राइवेट डॉक्टर्स ने कहा है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। भारतीय नागरिक न्याय संहिता जो है, BNSS जो है, भारत सरकार का कानून है जिसके तहत पुलिस को जांच करना है, उसकी चवन्नी भर भी जानकारी नहीं है पटना पुलिस के अधिकारियों को। और ये पटना पुलिस को चला रहे हैं, बिहार की राजधानी को चला रहे हैं। हम तमाम चीज आपको बताएंगे और शुरुआत करते हैं आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट से। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है नीट छात्रा की, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआत करते हैं। यह पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और यही वो रिपोर्ट है जिसके आधार पर किसी अपराध के मामले में कोर्ट में कानूनी तौर पर विचार किया जा सकता है। भारतीय नागरिक न्याय संहिता BNSS जिसके आधार पर का कोई भी केस मुकदमा चलता है, पुलिस की जांच होती है, उसके मुताबिक कोई रिपोर्ट मान्य है अगर किसी मौत के मामले में, तो वो सिविल सर्जन या सिविल सरकार द्वारा नामित जो डॉक्टर्स होते हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर होता है। इस मामले में पटना पुलिस कर रही थी, हमको प्राइवेट डॉक्टर्स ने बताया है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ, जिसके रत्ती भर चवन्नी भर भलू नहीं है कानूनी मामलों में। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लड़की का आ गया है और ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। हम आपको बताते हैं कि आखिर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या लिखा गया है। आंखें आपकी जो है वो आप खुली रह जाएंगी, दिमाग आपका गस खा जाएगा, आप कहें कि चक्कर खा जाएगा, जब आप ये जानिएगा कि जिस लड़की की मौत के बाद पटना पुलिस के SDPO सदर अभिनव ये कह रहे थे दावे के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। पटना पुलिस के SSP कह रहे थे कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। हमें यह मालूम चला है कि सरकार के पास पटना पुलिस द्वारा रिपोर्ट भेज दिया गया एक प्राइवेट किसी महिला डॉक्टर की ओर से कि उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। और 3 डॉक्टरों की बोर्ड ने 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने यह पोस्टमार्टम किया है और 3 डॉक्टरों के बोर्ड ने लिखा है, वो यहां पर लिखा है। आपको समझने में दिक्कत होगी इसको, इसलिए हमने जो है इसका स्क्रिप्ट जो इसमें लिखा गया है, क्योंकि ये हैंड रिटन है, तो हम इसका स्क्रिप्ट आपके सामने रखते हैं, बताते हैं। देखिए क्या है इसमें, ये स्क्रिप्ट क्या कहता है। पोस्टमार्टम फाइंडिंग, ये जो है पूरा आप जेनिटल इंजरीज, फिजिकल इंजरीज प्रेजेंट ओवर द बॉडी of marks of violence, struggle, sign of recent use of force, forceful penetration of vagina, conditions with sexual violence cannot be ruled out। ये अंग्रेजी में आपको और हम सरल तरीके से समझाते हैं, हिंदी में बताते हैं। इसका हमने हिंदी रूपांतरण किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सारांश क्या है, देखिए। ये कह रहा है शारीरिक चोट और यौन हिंसा की संभावना। रिपोर्ट के अनुसार शरीर पर मृत्यु से पहले लगी जननांगों, प्राइवेट पार्ट्स की चोट और अन्य शारीरिक चोट पाई गई है। पुलिस ने कहा कोई चोट थी ही नहीं। पुलिस ने कहा उसने नींद की गोली खा ली थी। पुलिस ने कहा उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई थी, इसके कोई साइन नहीं मिले थे। तो 3 डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड झूठ बोल रहा है या बिहार का पटना पुलिस का तंत्र झूठ बोल रहा है? ये सवाल हम पूछना चाहते हैं बिहार सरकार के, जो बिहार सरकार को चलाने वाले लोग हैं, जिन्होंने बिहार के लोगों को यह आश्वासन दिलाया था, भरोसा दिलाया था कि हम कानून का राज कायम करेंगे। तो कानून का राज कायम इसी तरीके से होता है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहा है कि शरीर पर हाथापाई या संघर्ष के निशान मौजूद हैं।
या लड़की के साथ मारपीट हुई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है। डॉक्टर ने स्पष्ट किया है कि यौन हिंसा या जबरन प्रवेश, फोर्सफुल पेनिट्रेशन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह दुष्कर्म का मामला बनता है, यह दुष्कर्म का साइन है ये। और पटना पुलिस के आला अधिकारी तमाम चीजों को नकार रहे थे। हम एक एक करके, केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं, हम एक एक करके आपको हर चीज बताएंगे कि क्या कुछ हुआ। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरी पटना पुलिस दंगी हो गई है। हम तो अपेक्षा नहीं कर सकते कि एक आईपीएस अधिकारी जो पटना के एसडीपीओ पद पर बैठा हुआ है, 11 तारीख को लड़की की मौत हुई और 11 तारीख को अभिनव कुमार जो पटना के एसडीपीओ है, पटना सदर के आईपीएस है, उन्होंने 11 तारीख को कह दिया कि नहीं, कोई लड़की के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई, लड़की ने नींद की गोली खाई और इसी कारण उसकी मौत हो गई, मियादी बुखार था उसको, इसलिए मौत हो गई। हम आपको बताएंगे कि 13 तारीख को पटना पुलिस के एसएसपी ने सेम यही बात, नहीं मेरी बात हो गई है। पटना पुलिस एसएसपी का डायलॉग सुनिए उस दिन का, कि मेरी बात हो गई है, कि डॉक्टरों से बात हो गई है मेरी, और उन्होंने कहा है कि नहीं उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। 3 डॉक्टर से बात हुई थी। कल भी हम सवाल ये पूछ रहे थे, स्वर्गलोक से डॉक्टर आए थे, कानूनी मान्यता प्राप्त डॉक्टर थे। सरकार ने जब रिपोर्ट मांगी थी, उस पर हमारे एक सरकार के बड़े व्यक्ति से बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने रिपोर्ट मांगी तो मुझे एक प्राइवेट डॉक्टर का बयान भेज दिया गया कि नहीं कुछ नहीं हुआ उसके साथ। कौन था वो प्राइवेट डॉक्टर जो पुलिस को भड़काने की कोशिश कर रहा था, जो हत्या के एक मामले को, जो एक दुष्कर्म के एक मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, जो ये साबित करने पर तुला हुआ था कि लड़की की मौत स्वाभाविक हुई, खुद से मर गई। ये तमाम सवाल है। तो यह आप देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मामला, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डिटेल कहा गया कि साक्ष्य की पुष्टि के लिए वेजाइनल स्लाइड तैयार कर एफएसएल को भेजा जाए, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजा जाए। डॉक्टर ने कहा है कि मौत के कारण का पता लगाने के लिए हम वेसरा को सुरक्षित रख रहे हैं, और वेसरा जांच में जो है पूरा एफएसएल में जांच होता है, और वेसरा जांच में पूरी रिपोर्ट आएगी कि कैसे मौत हुई। लेकिन इतना तो सब स्पष्ट है कि शरीर पर मृत्यु से पहले चोट लगा, चोट थे, संघर्ष के निशान थे। शरीर पर जो मृतका के परिवार वाले बहुत पहले से कह रहे थे, पहले दिन से कह रहे थे कि उसके शरीर पर मारपीट के निशान थे, उसके सर पर चोट के निशान थे, और पुलिस सिरे से इन बातों को सिरे से खारिज कर रही थी। भाई इतनी बेशर्मी, किसका दबाव था भाई? आखिर कौन सा मामला था? कहां से प्रेशर आ रहा था भाई? या फिर कोई दूसरी बात थी? कौन था वो आदमी, इस हॉस्टल संचालक, जिसने इस तरीके से मैनेज कर लिया था कि पटना पुलिस का एक सदर एसडीपीओ से लेकर पटना पुलिस का एसएसपी एक ही भाषा बोल रहा था, जो भाषा गैर कानूनी थी, जो भाषा गलत थी, जो भाषा बरगलाने वाली थी, जो भाषा जो अपराध के कारणों को छिपाने वाली थी। हमारा कलेजा फटता है एसएसपी साहब। आप में इंसानी गुण नहीं होंगे क्योंकि आपने वर्दी पहन लिया है, हम में इंसानी गुण है। हमको करीब 1 लाख से ज्यादा उन लड़कियों की फिक्र है जो पटना के हॉस्टल्स में रहती हैं, जो ऊंचे सपने ख्वाब लेकर पटना आती हैं। जहानाबाद के एक परिवार से वो लड़की जिसकी मौत हुई, वो भी एक बड़ा सपना लेकर आई थी कि वो नीट की तैयारी करेगी और नीट की परीक्षा पास करके वो डॉक्टर बनेगी। लेकिन उसके साथ क्या खेल हुआ, और उस जो खेल हुआ, जो उसके साथ हुआ, उससे बड़ा अपराध पटना पुलिस ने किया। पटना पुलिस ने कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, और पटना पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कहीं नहीं ये सब जानकारी दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर पटना पुलिस ने कल एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें कहा गया कि डॉक्टरों ने कहा है पोस्टमार्टम में कि यौन शोषण या जबरदस्ती की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। पटना पुलिस ने इस पूरी रिपोर्ट को छिपा लिया। कल अपने में नहीं बताया, पटना पुलिस ने अपने प्रेस रिलीज जारी किया, उसने नहीं बताया कि डॉक्टरों ने लिखा कि शरीर पर मृत्यु से पहले लगी जननांगों, प्राइवेट पार्ट्स पर चोट और अन्य शारीरिक चोट पाई गई है। ये बात क्यों छिपाई गई एसएसपी साहब? आखिर क्या कारण था? पुलिस किस दबाव में थी? हम देखे करके सब चीज समझाते हैं अपने दर्शकों को। यह देखिए, यह एफआईआर है जो पीड़िता के परिवार ने, हमने क्योंकि पीड़िता का नाम और उसके परिजनों का नाम उजागर नहीं करना, इस मामले की शुरुआत देखिए। 5 तारीख को नीट की तैयारी कर रही छात्रा 5 तारीख को अपने घर से आती है यहां पर हॉस्टल में रहने के लिए, शंभू गर्ल्स हॉस्टल्स मुन्ना चौक में। 5 तारीख को रात में उसकी मां से बात होती है,
माँ पूछती है, बेटे बेटा तुमने खाना खा लिया? हाँ माँ खाना खा लिया, अब पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के फिर सोएंगे। 6 तारीख को उसके घर वालों को यह खबर मिलती है कि उनकी लड़की बेहोश पड़ी हुई है। ये पूरी कहानी FIR में लिखा है कि उसने 5 तारीख को आने के बाद रात के 9 बजे फोन पर बताई कि मैं सही सलामत हॉस्टल पहुंच गई हूं। 6 तारीख को जो है मुझे उनके दोस्त ने, लड़की के पिता ने यह दर्ज कराया है कि फोन करके बताया कि आपकी बच्ची हॉस्टल में बेहोश पड़ी है। हम लोग तुरंत पटना के लिए निकले। तभी हॉस्टल की केयर टेकर नीतू मैम से बात हुई कि आपकी बच्ची को डॉक्टर सहजानंद कंकड़बाग के यहाँ भर्ती कराया गया है। यहां से उनको रेफर करने की बात की जा रही है। तुरंत भर्ती कराया गया और तुरंत रेफर किया जा रहा है। इस पर हम लोग अपने परिजन को डॉक्टर सहजानंद के यहाँ भेजकर वहां से प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल राजेंद्र नगर में भर्ती करवा दिए और हम लोग भी करीब 9 बजे रात में अस्पताल पहुंच गए। 26 से ही मेरी बच्ची को होश नहीं आ रहा है और ना ही कुछ बता पाई है। मुझे शक है कि मेरी बच्ची के साथ शंभू गर्ल्स हॉस्टल में कोई मारपीट किया गया है या उसके साथ कुछ गलत करके शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया है और मेरी बेटी के शरीर पर चोट के निशान और सर पर भी चोट के निशान पाए गए हैं। ये बयान दिया। अब आपको बताते हैं इसमें खेला। इसमें क्या किया पुलिस ने, लड़की का उम्र लिख दिया 18 साल। लड़की के परिजनों ने बताया कि लड़की की उम्र है 17 साल 4 महीना। पुलिस ने कहा, लड़की के परिजनों का बयान हमारे पास है, लड़की के परिजनों ने कहा कि पुलिस ने कहा कि 17 साल 4 महीना इसलिए 18 साल लिखिए। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक कानून है पॉस्को, जो नाबालिग बच्चियों के साथ गलत करने पर यह धारा लगाई जाती है। ये पॉस्को एक्ट 18 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चियों के साथ नहीं लगता है। न्याय ये कानून ये कहता है कि अगर किसी बच्ची की उम्र 18 साल से 1 महीना भी कम हो तो उसमें पॉस्को एक्ट लगेगा। उस बच्ची की उम्र 17 साल 4 महीना थी। पुलिस ने जानबूझ के अपने फर्द बयान में, उस लड़की के पिता के फर्द बयान में 18 साल उम्र दर्ज करवाया ताकि पॉस्को एक्ट नहीं लग सके। आप देखिए खेला कि 18 साल ये उम्र जो है वो दर्ज कराया ताकि पॉस्को, ये लड़की के परिजनों का बयान है हमारे पास, कि लड़की के पिता का बयान है हमारे पास, जो ये कह रहे हैं कि हमने कहा कि मेरी बेटी का उम्र 17 साल 4 महीने, उसमें बेटी जीवित थी, 17 साल 4 महीने है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कहा 18 साल लिखिए, 17 साल से ज्यादा हो गई तो 18 साल होगा, क्योंकि पॉस्को एक्ट न लग सके। पॉस्को एक्ट का मतलब होता है कि उसके साथ वो उस मामले में ढेर सारी और जो है वो सजा का प्रावधान बढ़ जाता है, कानूनी सख्ती बढ़ जाती है। किस दबाव में पुलिस थी भाई? ये पटना पुलिस के आला अधिकारी क्या कर रहे थे? पुलिस ने एक कारनामा नहीं किया, ये तो हम एक बता रहे हैं। पुलिस का प्रोसीड्योर देखिए। पुलिस के, आप हमने कल भी दिखाया था, आप देख रहे होंगे कि पटना पुलिस के आला अधिकारी 11 तारीख को पटना पुलिस के जो सदर SDPO हैं अभिनव, उन्होंने कहा कि हमको प्राइवेट डॉक्टर से बात हुई है और उन्होंने कहा कि कुछ नहीं हुआ। 13 तारीख को पटना के SSP ने कहा, देखिए पुलिस कितनी बौखलाहट में थी कि पटना के SSP ने कहा कि नहीं, हमको हमारी प्राइवेट डॉक्टर से बात हुई, गायनेकोलॉजिस्ट से बात हो गई है, हमारी दूसरी डॉक्टर से बात हो गई है। किन डॉक्टर्स भाई साहब? क्या आपको भारतीय जो कानून है देश का, जो आपको ये बताता है कि किस तरीके से आपको किसी आपराधिक मामले की जांच करनी, उसकी ABCD की भी जानकारी नहीं है और आप पटना पुलिस के SSP बन गए हैं? शायद आप सरकार के नाक के बाल हो सकते हैं, लेकिन क्या कहता है ये भारत सरकार का कानून, देश में लागू कानून, ये भारतीय नागरिक न्याय संहिता 2023, जो ये बताता है कि किसी आपराधिक मामले में पुलिस को जांच कैसे करनी है। उसका प्रावधान है कि यदि किसी लड़की के साथ बलात्संग किया गया हो, मतलब दुष्कर्म का ये जो उत्कृष्ट हिंदी रूप है, वो कहता है तो कैसे इसकी जांच करेंगे। ये पूरा मामला है। ये पूरा मामला ये बताता है कि ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति की मृत्यु के 24 घंटे के भीतर उसकी परीक्षा किए जाने
की दृष्टि से शरीर को निकटतम सिविल सर्जन या अर्हित चिकित्सक जो कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो भेजेगा, जब तक कि लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसा करना संभव न हो। भाई साहब, देश का कानून ये कहता है कि आपको जो है, जो अगर कोई मामला ऐसा होता है जहां लड़की के साथ दुष्कर्म या जबरदस्ती का मामला होता है, तो आपको डेड बॉडी को सिविल सर्जन या सरकार ने जिनको अधिकृत कर रखा, जैसे कि पटना में पीएमसीएच में पोस्टमार्टम होता है और वहां जांच होती है, तो पटना में पीएमसीएच या आप जैसे मुजफ्फरपुर जाएंगे तो वहां मेडिकल कॉलेज से किस मेडिकल कॉलेज है, वहां ये व्यवस्था है। जिलों में सदर अस्पताल में व्यवस्था होती है, वहां भेजिएगा और उसकी रिपोर्ट के आधार पर जो है आप जो है वो कार्रवाई कीजिएगा, जो रिपोर्ट देगा। लेकिन किस आधार पर पटना पुलिस ने प्राइवेट डॉक्टर्स को जो है वो उसकी तथाकथित रिपोर्ट को, वो प्राइवेट डॉक्टर्स कौन है, इसकी कलई अभी हम खोलने जा रहे हैं। एक एक करके कलई खोलेंगे और एक एक करके आपको बताएंगे कि क्या कुछ मामला है, आप समझाएंगे आपको। जो प्राइवेट डॉक्टर्स की, जिन प्राइवेट डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं, उसके बारे में पीड़ित परिवार के लोग और जो वहां पर जो और दूसरे लोग जो पीड़ित परिवार के रिश्तेदार नातेदार हैं या फिर उनके जो इष्ट मित्र हैं, जो उनके सगे संबंधी, वो चीख चीख कर पहले दिन से कह रहे थे कि जिस डॉक्टर की आप बात कर रहे हैं वो डॉक्टर हॉस्टल संचालक का संबंधी है। ये वही डॉक्टर है जिसने लिखा कि शरीर, जिससे पटना पुलिस को सो कॉल्ड तरीके से, तथाकथित तरीके से बताया कि शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है, लड़की ने नींद की गोली खा ली, नींद की गोली उसके 90 नींद की गोली उसके घर में पाई गई। लड़की को आप समझिए कि लड़की को जो है वो जब हॉस्टल में बेसुध पड़ी थी, वहां से उसको जो है वो अस्पताल में ले जाया गया, वहां न पुलिस को बुलाया गया, न कुछ किया गया, न परिजनों को जानकारी दी गई। अस्पताल में जब पहुंच गया तो परिजनों को जानकारी मिली कि कोई अस्पताल में है। परिजन कह रहे कि पहले तौर पर परिजन चीख चीख के कह रहे हैं कि जब उस लड़की को पहले डॉक्टर सहजानंद के यहां ले जाया गया। डॉक्टर सहजानंद आईएमए के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्रतिष्ठित डॉक्टर हम, उनके नियत और मंशा पर सवाल नहीं उठा रहे। उनके यहाँ ले जाएगा, उनका कोई मरीज आएगा, उन्होंने कहा कि रेफर कर दिया कि नहीं भाई हमारे यहाँ हम इलाज इसका नहीं कर सकते। वो डॉक्टर सज्जानंद हड्डी का इलाज करते हैं, सर्जन है वो, उन्होंने कहा कि नहीं हमारा मामला है नहीं, ठीक बात है, उनका कोई, उन पर कोई आरोप नहीं हमारा। लेकिन लड़की के परिजन ये कह रहे हैं कि डॉक्टर सहजानंद के क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरा लगा है, उस फुटेज को निकालिए कि आखिरकार कौन आदमी है जो वहां पर डॉक्टर सहजानंद के क्लिनिक में उस लड़की को ले गया। पुलिस ने कोई फुटेज नहीं निकाला। पुलिस 9 तारीख को एफआईआर किया लड़की के पिता ने, और एफआईआर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस 11 तारीख को पुलिस ने दलील दी, पटना एसडीपीओ ने, अभिनव कुमार ने, 13 तारीख को एसएसपी ने कहा। एक बार भी किसी तरीके से साक्ष्य इकट्ठा करने की पुलिस ने कोशिश नहीं की। ये पूरा सीआरपीसी है, जो आप सीआरपीसी को अब भारतीय नागरिक न्याय सुरक्षा संहिता कहते हैं, बीएनएसएस कहते हैं, इसके मुताबिक जांच करनी है, इसका पालन नहीं किया गया। किस दबाव में पुलिस थी भाई, क्या मामला था? एक समान प्रक्रिया होती है आपराधिक मामलों में, हम वो भी हम दिखाना चाहेंगे। हमारे पास अभी एक सामान्य मामला होता है कि किस तरीके से जो है वो जांच होती है। उस जांच की जो प्रक्रिया होती है उसमें हम आपको बताना चाहेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि जब किसी मौत का मामला होता है तो पुलिस पंचनामा करती है, और पंचनामा में पूरा ये बताया जाता है, पूरा ये लिखा दर्ज किया जाता है गवाहों के सामने कि मृतक के शरीर पर कौन कौन से चोट के निशान थे, वहां पर और क्या सब सामान मिले, क्या लड़की के शरीर का पंचनामा किया गया था, क्या उसके बॉडी पर जो निशान थे उसको जो है उसको पंचनामा हम आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस पंचनामा में है कि जो बॉडी पर निशान है वो आपको बताना है ताकि पोस्टमार्टम में उसकी सहायता हो सके। आप पटना पुलिस ने क्या पंचनामा बनाया था? अगर पंचनामा बनाया होता तो उस शरीर के पर लगे चोट के निशान, जबरदस्ती के निशान सब दिखे होते। इसका मतलब यह कि आपने पंचनामा भी तैयार नहीं कराया।
पंचनामा आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पंचनामा की प्रक्रिया क्या होती है। किस कानून के तहत पटना पुलिस काम कर रही थी इस केस में, और इन तमाम कागजी साक्ष्यों के साथ साथ हमारे पास अब हम जो है वो हम ले चलते हैं कि आपके लड़की के परिजन क्या कर रहे हैं, और क्रमवार आपको बताते हैं। वो लड़की जो है वो शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रह रही थी, जहां उसके साथ ये वाकया हुआ। अब शंभू गर्ल्स हॉस्टल, आप देखिए, लड़की के परिजन कह रहे हैं कि जब हमारी लड़की हॉस्पिटल में भर्ती थी तो शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक की पत्नी हमको बार बार ये कह रही थी कि आप पैसे ले लीजिए, पैसे लेकर जुबान बंद रखिए। आप सुनिएंगे, आपको हम सुनाते हैं कि किस तरीके से शंभू गर्ल्स हॉस्टल का कनेक्शन उस अस्पताल से था जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया उस लड़की को, और जहां से पुलिस को तथाकथित रिपोर्ट दी गई कि नहीं, उस लड़की के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई। सरासर झूठी रिपोर्ट कहां से दी गई? उस अस्पताल में दी गई। और उस अस्पताल शंभू गर्ल्स हॉस्टल के संचालक और उस अस्पताल के मालिक का क्या, संचालक का क्या कहना था, क्या किस तरीके से पैसे से खरीदा जा रहा था लड़की के परिजनों को, किस तरीके से संबंध था शंभू गर्ल्स हॉस्टल के, संबंध है शंभू गर्ल्स हॉस्टल और उस जो हॉस्पिटल में जो है ले जाया गया लड़की को, उन दोनों के बीच क्या संबंध है? ये कहानी सुनिए आप परिजनों की जुबानी, क्या परिजन कह रहे हैं। आज ही परिजनों ने जहानाबाद में प्रशांत किशोर पहुंचे थे उनके घर पर, तो क्या कुछ बयान दिया, ये सुन लीजिए। और शंभू हॉस्टल का मतलब समझिए कि कई इकाई चलती है वहाँ, और बड़ा माफिया हो चुका है, पैसे उसके पास अगाध है। भाई जी को भी ऑफर कर रहा था, हॉस्पिटल में उसकी मालकिन आई, हमको कहा कि आप जितना पैसा कहिए आपको पैसा दे देते हैं, आप केस को मैनेज कर लीजिए। मैंने कहा कि नहीं, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई लोग नहीं है। पूरा प्रयास किया गया, हमें भी पैसा देने का धमकी भी दिया गया, लेकिन हम खड़े हैं। वहाँ पर यह हुआ है कि जो हॉस्टल संचालिका है उसका बेटी या दामाद कोई प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में डॉक्टर है, और अपने पदस्थापन का वहाँ पदस्थापन का फायदा उठाकर वहाँ के डॉक्टर से गलत केस हिस्ट्री बनवाकर और सुसाइड डिक्लेयर करवाना चाहा, और प्लांट कर दिया रूम में नींद की गोली 90 को प्लांट किया गया। तो आपने सुना कि गर्ल्स हॉस्टल मालिक किस तरीके से पैसे देकर लड़की का जुबान बंद कराना चाह रहा था, और इसकी जानकारी पुलिस को दी जा रही थी, बताया जा रहा था। पुलिस क्या कर रही थी ये भी हम आपको बताएंगे। परिजन क्या कर रहे हैं? परिजन ये कह रहे हैं कि उनकी हालत तो ये थी कि थानेदार वहां की कह रही थी कि आप हमको हटवा दीजिए, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। ये सनसनीखेज खुलासा है कि जब परिजन कहते कार्रवाई कीजिए तो थानेदार कह रही थी, वहां की महिला है थानेदार, कि आप हमको हटवा दीजिए, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। परिजन के लोग जो है वो पोस्टमार्टम कराने का रिपोर्ट लेने गए तो पहली दफा थाने में कहा कि आइएगा, 10 साल बाद आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी। 10 साल बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलेगी। सोचिए पुलिस कहां तक बरगला रही थी परिजनों को। फिर परिजनों को मालूम चला कि नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पीएमसीएच के डॉक्टरों ने दे दिया है। तो सुबह में बुलाया गया परिजनों को, 10 बजे सुबह में परिजन गए। 10 बजे से लेकर, सोचिए जिसके घर में एक मौत हो चुकी है, जवान लड़की की मौत नहीं, हत्या हो चुकी है, और उसके परिजनों को 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक थाना में बिठा के रखा गया और 9 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिया गया। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लड़की के परिजन कह रहे हैं। सुनिए लड़की के परिजन क्या कह रहे हैं। जब ये हमारी लड़की को सबसे पहले जो आरोपित हैं वो ले गए सहजा बाबू के नर्सिंग होम में, सहजा बाबू के नर्सिंग होम का फुटेज भी निकलवाया जाए कि कौन कौन लोग लेकर गया। बिल्कुल जो लोग आरोपित हैं वही लेकर गए हैं, लेकिन अभी वो फुटेज पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि सहजा बाबू के नर्सिंग होम का भी फुटेज निकलवाइए, जहां पहला बार लोग एडमिट कराने के लिए ले गया है। यदि वो निकलेगा तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन लोग शामिल थे। पीएमसीएच की रिपोर्ट लेने के लिए थाना मुझे बुलाया था 8 बजे बुलाया था। उसके बाद थाना प्रभारी की तरफ से होता है कि आप 10 साल तक वेट कीजिए, 10 सालों के बाद पता चलेगा आप लोग को। 10 साल के बाद। ये बात नहीं कहना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए सुबह 9 बजे गए लोग, हम खुद गए थे सर, और रात में 10 बजे पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं SHO जो है सर, वो फोन पे SHO जो है फोन पे सीधा बोले कि हमको चेंज करवाइए जितना जल्दी। हमारे ऊपर बहुत प्रेशराइज है। मैं कौन होता हूँ मैडम आपको चेंज करवाने? मतलब वो मुझे चेंज करवाइए, मुझे बहुत प्रेशर मिल रहा है, मुझे बहुत प्रेशराइज सर। हम उसको बोले भी कि आप हॉस्पिटल में थोड़ा टाइट रहती, ये सब नहीं होता। बच जाती। हम सीधा बोले हैं उनको, कल हम बोले हैं।
आपने सुना लड़की के परिजनों का बयान, ये हम तो कह नहीं रहे हैं, ये लड़की के परिजन कह रहे हैं। कानून का राज है ये, जहां ना किसी को बचाया जाता ना किसी को फंसाया जाता है, जहां ये कहा जाता है कि थाने में जाने वाले हर आदमी की बात सुनी जाए, उसे इज्जत सम्मान के साथ जो उनका FIR दर्ज किया जाए, उनकी बात सुनी जाए। जिसकी घर की लड़की चली गई, जिसके घर की लड़की के साथ इस तरह का हैवानियत वाला और मतलब आप कहें कि आप इसको इंसान, मैंने इसके लिए डिक्शनरी में शब्द कम पड़ जाता है कि जिस लड़की के साथ इस तरीके की हैवानियत हुई, उसके परिजनों के साथ व्यवहार क्या हुआ कि 11 घंटा थाने में बिठाने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी गई। और अब सबसे बड़ा खुलासा देखिए लड़की के परिजनों की जुबानी। लड़की को जब 6 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसके बाद उसके परिजन पहुंचे। 10 तारीख को लड़की को होश आया, लड़की ने आंखें खोली और लड़की ने जब आंखें खोली तो उसकी मां का कहना है कि मैं वहां पर गई, मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप मिल सकते हैं लेकिन आपको कुछ बोलना नहीं है। लेकिन माँ का कलेजा कैसे मानेगा कि अपनी बेटी से न बोले जब बेटी देख आंख खोल रही है। माँ ने कहा कि मैंने पूछा अपनी बेटी से, बेटा तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ? उससे सर हिलाया, हाँ गलत हुआ। लड़की की माँ को इन 2-3 सवालों के बाद डॉक्टरों ने चुप करा दिया, कहा जाइए आपकी बेटी अब ठीक हो गई, कल 9 बजे सुबह जो है वो उसको हम छोड़ देंगे, वो ठीक हो जाएगी। और अगले दिन लड़की चली गई। हॉस्पिटल में क्या खेल हुआ ये लड़की की माँ की जुबानी सुनिए। हम कुछ नहीं कहना चाहते, लड़की की माँ की जुबानी सुनिए क्या कुछ हुआ। देख के रोने लगी, हाथ ऐसे ऐसे करके पकड़ ली, माँ बैठे इस पर। डॉक्टर नहीं इन्फेक्शन हो जाएगा, नहीं बैठे ना बैठे। डॉक्टर की बात मान ली, तो ये हाथ धर ले रहे, कहीं बेटा पानी मांग ले, आगे खाना मांग ले, सब मांग। डॉक्टर कल के आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक। बाकी अपने मन में बांध लिए थे सर, हम पूछेंगे तो जरूर, आप बताएं तो इसको बात भी पूछें बेटा, हिम्मत है बेटा, गलत तुमको साथ हुआ है बेटा, राधा किस पर भरोसा है बेटा, लड़ाई लड़ेगी बेटा। सारी बात बोली मेरी बेटी, पर हाथ पकड़ के डॉक्टर निकाल दिया और कहा कि माँ ताराम आपको बोलने के लिए नहीं बोले थे, उसको असर पड़ जाएगा। और भाई से बोला कि उसको माँ पूछी, उसको माथा पर कुछ इन्फेक्शन हो गया, बताइए। माँ पूछी उसको माथा पर कुछ इन्फेक्शन हो गया, बताइए आप। हमको से कहा कि 9 बजे आपको बेटी की ऑक्सीजन खुल जाएगा, माताराम आप जीत गए हैं। और इतने हॉस्टल वाली मैडम आई, हमको फिर ससार के कि हमको आपको बच्ची तो नहीं बचा सकते, बाकी जितना पैसा माँ सर आपको कह रहे हैं कि आपको बेटी के हम मार देते हैं, अब पैसा दे आपको बेटी आ जाएगी। आप माँ के लाल हैं सर, हमको से पूछने आए हैं कि हमको चेहरा देखने आए हैं, हमको ये हाथी दे दीजिएगा सर, आपको समझेंगे कोई माँ के लाल, यही हम बोलते हैं सर। अन्य तो हमको किसी को भरोसा नहीं है। दरोगा बेटी दाखिल दरोगा हुई थी, यही धरती से आई है, यही धरती पर गिरी है, माँ से सीना के दूध पी है, यही सीना के दूध के लाजिम नहीं रखी कोई माँ के सीना, कोई माँ रो रही है और उसको बिक जा रहे हैं। बेटी नहीं है, दोगली माँ बाप के साथ अथी करता होगा तेरी बेटी। अब इस पे क्या समझ लें, आप चलिएगा? हाँ सर, अब हाँ चलिएगा? हाँ सर, रोज चलिएगा ना को, हाँ। हम उसको चीर के खा जाएंगे। नहीं, खाने के बाद हाँ हम खा जाएंगे उसको, अपना बात को खा जाएंगे। अभी आपकी तभी हम भर पेट पानी पिएंगे, सारा खाना खाएंगे। हम अनपढ़ हैं, घसगढ़वा धान रोपनी है, बाकी देह बेचनी नहीं है सर, ये आप मान लीजिएगा। आप जानते होंगे हम पढ़े लिखे हुए हैं, बाकी आपसे ज्यादा दिमाग है।
आज भुला गई, मेरी बेटी भुला गई तो हम भी भुला गए। मेरी बेटी खिल मुरझा गई, मैं भी मुरझा। बाकी जब तक हम अथी नहीं करेंगे, जब तक इस करेजा के शांत नहीं। देखते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, आप घबराइए मत। हाँ सर, ये माँ के लाल हैं। तो आपने सुना लड़की की माँ क्या कह रही है। लड़की की माँ कह रही है कि जो कुछ बताया वो हमने आपको बता दिया, शायद इसके बाद भी आपका कलेजा न फटे तो क्या कहा जा सकता है। लड़की की माँ का पूरा बयान हम नहीं सुनवा सकते, वो बेहद भावनात्मक है। परिवार कोई समृद्ध परिवार नहीं है। बड़े सपने देखे थे इस परिवार ने अपनी बेटी को लेकर। बेटी पहले जहानाबाद में रहती थी, वहां से पटना भेजा, लड़की डॉक्टर बनेगी हमारी। और उस लड़की के साथ क्या हुआ ये आपने देखा। उस लड़की के साथ बिहार की राजधानी में कि पुलिस ने क्या किया ये हमने आपको समझाया। अब हम आखिर में आपको दिखाना चाहेंगे पटना के एसएसपी का बयान। जब ये सब कुछ मामला साफ हो गया आईने की तरह, जब ये मामला आ गया कि जो है वो लड़की के साथ जो जिन लोगों ने घृणित काम, हैवानियत किया, उनसे कम, मतलब आप कह सकते हैं कि उनसे कम शैतानी काम पटना पुलिस ने नहीं किया, उनसे ज्यादा किया। एक अपराधी ने अपराध किया, जघन्य घटना को अंजाम दिया, और उस जघन्य घटना को अगर प्रश्रय मिला तो ये प्रश्रय जो है वो पटना पुलिस के द्वारा मिला। इसको कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। पटना पुलिस ने इस घटना में, पटना पुलिस ने जब 8-9 तारीख को उसके पटना पीड़िता के फादर ने FIR दर्ज करा दी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई करने की बात छोड़िए, पटना पुलिस ने जो है वो कार्रवाई करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, पटना पुलिस तो ये कहने में लगी थी कि नहीं उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। सर्टिफिकेट्स बांट रही थी गैर कानूनी तरीके से। जो न्याय शास्त्र है, क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस है, वो और पटना पुलिस की कार्यशैली, जो देश का न्याय शास्त्र है, और पटना पुलिस की जो कार्यशैली है, पटना पुलिस इस केस में खासकर, वो उसमें उतना ही फर्क है जितना आकाश और पाताल में फर्क है। बिहार की राजधानी में सब कुछ हो रहा था। अब पटना पुलिस के एसएसपी क्या कर रहे हैं, अब जब सब तमाम खुलासा होने के बाद ये भी सुन लीजिए। जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसके तहत ही हम लोग अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं, और इसी में ही अभी जो हॉस्टल के जो ओनर हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है। इसमें आगे अनुसंधान का दायरा बढ़ाए हैं, क्योंकि जो पहले गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट आया था और जो इलाज से संबंधित जो कागजात प्राप्त हुए थे उसमें और पोस्टमार्टम में विरोधाभास पाया गया है। इसलिए हम लोग इसको हायर सेंटर में एम्स में रेफर किए हैं, परंतु अभी फ़िलहाल हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सही मानते हुए अनुसंधान कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चूँकि ये आया है कि यौन हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है, तो इसको सत्य मानते हुए हम लोग यहाँ पे विभिन्न जो संबंधित हैं दायरे उस हिसाब से कर रहे हैं। जो भी संबंधित व्यक्ति हैं उन पे अब एक जांच किया जा रहा है। हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी हुई है और अन्य कोई गिरफ्तारी हुई नहीं, अभी फिलहाल एक ही गिरफ्तारी है। इसने या आपने जो बयान दिया था उसमें साफ तौर से कहा गया था कि प्रारंभिक मेडिकल छानबीन में इस तरह की कोई बातें नहीं, क्या जिसमें मैंने आपको बताया कि शुरू में जो गायनेकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट है जो ऑन रिकॉर्ड है, और इसके अलावा जो भी इलाज के जो कागजात हैं उसमें इस तरह की कई बातों को भी कहीं पुष्टि नहीं की गई थी। क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी कल आया है और उसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं, तो हम लोग फिलहाल उसी को सत्य मानते हुए चल रहे हैं। क्या अस्पताल प्रबंधन की भूमिका की भी जांच की जाएगी? इसमें हर एंगल पे जांच किया जाएगा, और जिसकी भी इसमें सहभागिता आएगी और अगर जिसका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। 2 दिन पहले आपने बयान सुना, अभी 2 दिन पहले पटना पुलिस के एसएसपी कह रहे थे कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की। हमारे पास डॉक्टर्स की रिपोर्ट है, लेकिन शायद वो डॉक्टर मैनेज नहीं हुए जिन्होंने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तैयार किया था। ये 3 डॉक्टर्स जिन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को तैयार किया, ये 3 डॉक्टर्स ये नहीं बिके, ये मैनेज नहीं हो पाए ये, और अब पटना पुलिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा। देखिए, इन सब के बाद अब पटना पुलिस ये भी कह रही है कि हम अब इस रिपोर्ट को एम्स में भेजेंगे जांच के लिए। मतलब अब भी पटना पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। हालांकि वैसे एसएसपी कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ये जो अभिनव हैं, जो एसडीपीओ हैं पटना सदर के, उन्होंने कहा कि हम इसको एम्स में भेजेंगे। मीडिया में बयान आया है। पटना पुलिस से कह रहे हैं कि एसएसपी कप्तान कह रहे हैं, एसएसपी कह रहे हैं कि हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे।
आपके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद। अब जिन डॉक्टरों के बयान का आप हवाला दे रहे थे उनका पहले भी रत्ती भर कोई महत्व नहीं था कानून नजरिए से, और पब्लिक परसेप्शन जो बनाने की कोशिश कर रहे थे अब वो भी नहीं बन सकता है। अब वो भी मौका नहीं खत्म हो गया है कि पब्लिक के बीच में परसेप्शन बना रहे थे कि नहीं हमको डॉक्टरों ने कहा है कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ। भाई साहब, ये राज्य सरकार द्वारा नामित सारे मामलों में, पटना के जितने हत्या मौत के मामले होते हैं उन सारे मामलों में इन्हीं डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो है वो सही मानी जाती है। और जिन डॉक्टरों की आप बात करें थे उन डॉक्टरों ने के बारे में परिजनों ने कलई खोली कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जो डॉक्टर इस इलाज कर रहे थे, जो डॉक्टर सारा खेल कर रहे थे, उनका संबंध हॉस्टल संचालकों से क्या था, क्या है। तो रास्ता तो कोई बच नहीं जाता है। हम अब ये चाहते हैं, पटना में 1 लाख करीब लड़कियां जो ऐसी हैं जो दूर दराज से, कोई कटिहार से, कोई शिवहर से, कोई बेतिया से, कोई कैमूर से, कोई रोहतास से, कोई बक्सर से, 1 लाख कम से कम लड़कियां होंगी यहाँ पढ़ने आती हैं, हॉस्टल में रहती हैं। ये उनके माता पिता ये सोचकर भेजते हैं कि बेटी हमारी होनहार बनेगी। अगर यही स्थिति रही एसएसपी साहब, यही स्थिति रही अगर होम मिनिस्टर बिहार के जो है सम्राट चौधरी जी, तो लोग लड़कियों को हॉस्टल में भेजना बंद कर देंगे। इस राज्य का क्या होगा जरा ये भी सोचिए। ये जो निकम्मे पुलिस अधिकारी बैठे हैं जिनके कारण पूरे बिहार की इमेज खराब हो रही है, उनके बारे में सोचिए। ये पुलिस अधिकारी जो मामले को दबा रहे हैं, जो जहां थानेदार ये कह रही हो कि आप हमको हटवा दीजिए, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है, ऐसे राज्य तो और रसातल में चला जाएगा। ऐसे राज्य को ही जंगल राज कहते हैं ना। हमने परत दर परत जो है वो पटना पुलिस की जो है वो पोल खोली है इस उम्मीद के साथ कि शायद कार्रवाई होगी और शायद पीड़िता को न्याय मिलेगा, उसकी आत्मा को संतोष मिलेगा कि उसके साथ जिसने ये हैवानियत की है उसके साथ उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। अब जो भारत सरकार का कानून है, ऐसे मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लड़की की आत्मा को न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा और सरकार इसके लिए पहल करेगी। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।